रूस के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टीजन विरोधी युद्ध कार्रवाइयां आयोजित कर रहे हैं, जिनमें वे नागरिक भी शामिल हो रहे हैं जो रूसी तानाशाह और युद्ध अपराधी पुतिन के शासन का विरोध करते हैं और युद्ध का शीघ्र अंत चाहते हैं। हम 4 साल से लड़ रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच। यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब इतना विनाशकारी था कि अब रूसी भी व्लादिमीर पुतिन पर सवाल उठाने लगे हैं। देखिए, अब तक रूसी राज्य मीडिया, क्रेमलिन मीडिया रूसी नागरिकों को यही बता रही थी कि यूक्रेनी नेतृत्व कितना अयोग्य है। वे राष्ट्रपति जेलेंस्की को नशेड़ी, अवैध नेता और यहाँ तक कि मानसिक रोगी भी कहते रहे हैं। लेकिन अब रूसी नागरिक सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने लगे हैं कि जो इतना अयोग्य है वह पुतिन के बॉम्बर बेड़े का 1/3 हिस्सा कैसे तबाह कर सकता है। और मेरी बात पर मत जाइए, खुद सुन लीजिए। रूस ने हमेशा की तरह अपने विरोधियों को कम आंका, जिसमें मिस्टर जेलेंस्की और उनकी टीम भी शामिल हैं। उन्हें एक कॉमेडियन, नशेड़ी, पुराना और कई अन्य नामों से बुलाया जाता था, याद करें। शायद जो लोग उन्हें ऐसे शब्दों से बुलाते थे वे इसी तरह खुद को साबित कर रहे थे। ड्रोन जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ, जहां डिलीवरी का इस्तेमाल हुआ, ये एक सफल विशेष ऑपरेशन है। क्या आप समझते हैं, विशेष सेवाओं की भाषा में यह एक बहुत ही सफल, साहसी, सफल ऑपरेशन है जिसमें लागत न्यूनतम रही और नुकसान अरबों डॉलर का हुआ। मैं क्या कह सकता हूं? साहसी, प्रभावी। ये रहे, आप देख सकते हैं, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख। ये कैसे संभव हो पाया? उन्होंने 1.5 साल तैयारी में लगाया। सब कुछ सावधानी पूर्वक प्लान और तैयार किया गया था। अंततः यह एसएसयू की सफलता है, भले ही कोई कुछ भी कहे। मुझे किसी पर लेबल या निर्णय नहीं देना है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण रूसी राज्यतंत्र इस विशिष्ट अभियान के अलावा अन्य सभी के लिए तत्पर था। उन्होंने इसे एक संभावना के रूप में भी नहीं गिना। क्या यह सही है? लगता है हम वाकई फंस गए हैं। हमें नहीं पता ये ट्रक कहां हो सकते हैं। क्या ऐसे ही और ट्रक हैं? क्या ऐसे ही और भंडारण सुविधाएं हैं? के बाद आखिरकार उनकी आज की कार्रवाई रूस के महत्वपूर्ण विमानन केंद्रों के संचालन को अस्थिर कर सकती है, भले ही ड्रोन यूक्रेनी क्षेत्र से न भेजे गए हों। वे यमूर क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। यह साबित करता है कि कोई भी क्षेत्र, उद्योग या दिशा अस्थिर हो सकती है। यह मुझे मोसाद के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ किए गए विशेष ऑपरेशन की याद दिलाता है। यहां तो यह और भी ज्यादा साहसी है। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिलीवरी, भंडारण और हमला करने की क्षमता है। यह एक कमजोरी है, ताकत नहीं। विरोधी के पास एक भिन्न मॉडल मौजूद है। सब लोग उस पर हंसे थे, है ना? उसने या उसकी टीम ने एक सिस्टम बनाया जिसे उन्होंने ऐसा वैसा बताया। अगर वो उसकी टीम थी तो उसे सही टीम चुनने का श्रेय मिलना चाहिए। अगर उसकी टीम ने ये उपलब्धि हासिल की तो ये उसकी ही सफलता है कि उसने ऐसी योग्य टीम का चयन किया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि ऐसी सभी भू राजनीतिक खबरों से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। जब वे कहते हैं कि रूस अभी तक उस हमले से उबर नहीं पाया है तो वे सच बोल रहे हैं, क्योंकि अपनी स्क्रीन पर इस क्लिप को देखिए। रूसी हाईवे अभी ऐसे दिख रहे हैं। रूस में सभी ट्रकों की जांच के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जबकि उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। जल्द ही रूसी चेक पॉइंट्स ऐसे ही दिखेंगे। पुलिस बस ट्रक ड्राइवरों से पूछेगी कि क्या उन्हें पता है कि उनके पास किलर ड्रोन है या नहीं। यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि जो ट्रक चालक रूसी बेस पर हमला करने वाले ट्रकों को चला रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि उनके पास ड्रोन है। वो एक घर जैसी संरचना को ले जा रहे थे। उन्हें लगा कि यह एक सामान्य दिन था जहां वे आम सामान ले जा रहे थे, लेकिन असलियत में वे रूसी इतिहास के सबसे ऐतिहासिक और सबसे शर्मनाक दिनों में से एक का हिस्सा बन गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप भी इस ऑपरेशन की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। रिपोर्ट आपके सामने है। ट्रंप ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को रूस पर बैडेस कहा, पर उन्हें डर है कि पुतिन इसके जवाब में पागल हो सकते हैं और बड़ा पलटवार कर सकते हैं। अब
हम पलटवार के बारे में बस 1 सेकंड में बात करेंगे, क्योंकि पलटवार के बावजूद रूसी जनता व्लादिमीर पुतिन से शर्मिंदा और नाराज है। इससे पहले मैं आपको एक रूसी कमांडर का क्लिप दिखाना चाहता हूं, जो सार्वजनिक रूप से पुतिन की आलोचना करते हुए बता रहा है कि रूसी सेना फ्रंट लाइन पर बुरी तरह हार रही है। आइए देखें। 1 जून बच्चों का दिन है। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच, मैं स्थिति की रिपोर्ट करता हूं। वे हमारे रणनीतिक विमानों को ऊपर भेज रहे हैं। 95-22 कल पेडेरास्टिक वार्ताएं होंगी। मुझे लगता है कि वे तुम्हारे कान में तुम्हारा लिंग घुमा रहे हैं। हमें आज किसी भी वार्ता की जरूरत नहीं है। आज हम मुसीबत में हैं। हम इर्कुत्स्क में गाल के पीछे रहे हैं। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने दिखाया कि उनकी रणनीतियां काम करती हैं। उन्होंने फिर से हमारे चेहरे पर थूका। उन्होंने हमारी बुद्धिमत्ता पर थूका, और यह सब हमारे मुंह पर हुआ क्योंकि हम काम नहीं करते। हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो हर ट्रक की जांच कर सकते हैं, लेकिन ट्रक अंदर आ जाते हैं। यह काली महामारी पूरे रूस में फैल गई है। हर दिन हमारे एक रेजिमेंट की मौत हो रही है। सबसे अधिक संभावना है कि हमारे नुकसान शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। हर दिन हमारे यहाँ एक रेजिमेंट मरता है, शायद यही सच है। हमारे नुकसान असीमित हैं। 4 सालों से लड़ाई जारी है। सरकार को व्लादिमीर व्लादिमीरोविच की कोई चिंता नहीं है। अलिएव मिशुस्तिन का दोस्त है। स्टेट बैंक व्हाइट हाउस के पास है। उन्होंने खुलेआम यूक्रेन की मदद करना शुरू कर दिया है। पुतिन को प्रतिक्रिया के बाद कुछ करना ही था, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने यह वादा रूसी जनता से नहीं किया था। नहीं, उन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर बताया कि यूक्रेन अब कुछ अभूतपूर्व अनुभव करेगा। मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। यह कॉल का संक्षिप्त विवरण है। कॉल लगभग 1 घंटे और 15 मिनट तक चली। हमने यूक्रेन द्वारा रूस के डॉक किए गए विमानों पर हुए हमले और दोनों पक्षों के अन्य हमलों पर भी चर्चा की। यह एक अच्छी बातचीत थी, लेकिन इससे तुरंत शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति पुतिन ने हवाई अड्डों पर हाल ही में हुए हमलों का जवाब देने पर जोर दिया। हमने ईरान के परमाणु हथियारों से संबंधित निर्णय लेने के लिए बहुत कम बचे समय के बारे में भी चर्चा की, जिसे जल्दी लेना होगा। मैंने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, और हम दोनों इस पर सहमत थे। राष्ट्रपति पुतिन ने सुझाव दिया कि वह ईरान के साथ चर्चाओं में भाग लेकर इस मामले को जल्दी निपटाने में मदद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ईरान इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने में देरी कर रहा है, और जल्द ही एक स्पष्ट जवाब देना होगा। अब बयान का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह था कि इसे जल्दी ही हटा दिया गया। अगर आप पिछले कुछ वर्षों से ट्रंप को फॉलो कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यह कोई आम बात नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही कम अपने ट्वीट्स को पोस्ट करने के बाद डिलीट करते हैं, लेकिन यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया और हमें ठीक नहीं पता इसका क्या मतलब है। लेकिन रूसी प्रतिक्रिया आई और हमेशा की तरह बहुत मजबूत नहीं थी। उन्होंने आम नागरिकों पर हमला किया। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर आएं, हमारे पास अमेरिका में एक और खबर थी। जर्मनी के नए राष्ट्रपति ने अभी अभी संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, और उन्होंने हाल के यूक्रेनी हमले के बारे में यह कहा। मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध और इस तथ्य पर भी प्रकाश डालना चाहती हूं कि अभी तक शांति या युद्ध विराम समझौते की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने कल राष्ट्रपति ट्रंप को एक कॉल में कहा कि वह इस यूक्रेनी ड्रोन हमले का जवाब देंगे, जो मेरे ख्याल से आपके लिए भी एक सरप्राइज था। एक्सियोस के मुताबिक राष्ट्रपति ने इस हमले को मजबूत और बहादुर बताया है। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? देखिए, यूक्रेन देश बहुत ही गंभीर आक्रामकता का शिकार है। यह आक्रामकता केवल रूस की ओर से है, और रूस के ही हाथ में है कि वह इस युद्ध को तुरंत रोक सकता है। वे इसे एक रात में ही रोक सकते हैं। इसी वजह से मैंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे हमारे साथ मिलकर इस सरकार पुतिन पर और दबाव डालें, ताकि इस भयानक युद्ध का अंत हो सके। कुछ हफ्ते पहले जब पहली कूटनीतिक पहलें कुछ हद तक सफल रही थीं, तब मैं थोड़ा ज़्यादा आशावादी था। रूसियों को वार्ता के लिए राज़ी करना अत्यंत कठिन है। इसीलिए मैंने राष्ट्रपति से रूस पर अधिक दबाव डालने और काम करने का आग्रह किया।
आप जानते हैं कि सीनेट में और अधिक प्रतिबंधों पर एक विधेयक तैयार किया गया है। मैंने हाल ही में सीनेट के कुछ सहयोगियों के साथ एक बहस की थी। मुझे विश्वास है कि हम भी आगे बढ़ेंगे और इस भयानक युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। क्या राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करने से शांति वार्ताओं में जटिलता आती है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय बहुत स्पष्ट और बहुत सरल है। सिर्फ ताकत ही शांति लाती है, और अगर आप कमज़ोर हैं तो आप आक्रामकता को आमंत्रित करते हैं। तो यूक्रेन को मजबूत होना चाहिए, और यही वजह है कि हम उसे सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समर्थन दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यह तब तक जारी रहे जब तक ज़रूरत हो। लेकिन फिर भी हमारा साझा लक्ष्य इस भयानक युद्ध को समाप्त करना है। अब रूसी जवाबी कार्रवाई आई और वह बहुत बड़ी थी, लेकिन यूक्रेन के विपरीत, जिसने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, रूस ने यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आपकी स्क्रीन पर और विवरण हैं। आप देख सकते हैं कि रूस ने कौन कौन से ड्रोन और मिसाइलें इस्तेमाल की और इन सभी हथियारों का रास्ता क्या था। और यही हुआ। रूस ने कल रात यूक्रेन पर 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं, दागियों। रूसी हमले में 4 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हुए। कीव में 4 लोगों की मौत और 23 घायल। आवासीय इमारतें, मेट्रो ट्रैक, गाड़ियां और नागरिक बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। खबरों के मुताबिक रूस ने लुत्स्क पर 15 ड्रोन और 6 मिसाइलों से हमला किया। 15 लोग घायल हो गए। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग, निजी घर, एक सरकारी इमारत, व्यावसायिक सुविधाएं और कारें निशाना बनी। साफ है, आप पैटर्न देख सकते हैं। यूक्रेन ने उन बमवर्षकों को निशाना बनाया जो यूक्रेनी नागरिकों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, और बदले में रूस नागरिक इमारतों को निशाना बना रहा है। रूस क्या हासिल करने की उम्मीद करता है? मान लीजिए अगर रूस सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा होता तो बात अलग थी, और फिर वहां कुछ नागरिक हताहत होते तो उसे कोलैटरल डैमेज कहा जा सकता था, लेकिन यहां रूस सीधे नागरिक इमारतों, अपार्टमेंट्स और मॉल्स को निशाना बना रहा है। यह स्पष्ट है कि रूस का इरादा सैन्य युद्ध नहीं, बल्कि यूक्रेनी नागरिकों पर हमला करना है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि रूसी ब्लॉगर और सैन्य टिप्पणीकार इस जवाबी कार्रवाई से खुश नहीं हैं, क्योंकि याद रखिए, रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का हमला द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद से, ऑपरेशन बारबरोसा के बाद से, रूस पर हुआ सबसे बड़ा और सबसे नुकसानदायक हमला था। और रूस ने जो किया वह मूल रूप से यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाना था। युद्ध में लगभग हर दूसरे सप्ताह वे यही कर रहे हैं। निश्चित रूप से रूसी मिल ब्लॉगर्स खुश नहीं हैं, जैसा कि इस एक टिप्पणी से स्पष्ट है। आज की स्ट्राइक कम से कम 4 आतंकी हमलों और रणनीतिक विनाश के जवाब में थी, तो इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब भी आप त्रयी पर हमला करते हैं तो असल में जितना नुकसान आप त्रयी को पहुंचाते हैं, जैसे कि डिलीवरी व्हीकल्स या बॉम्बर्स को, उससे ज़्यादा उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। और ये दिखाता है कि वह एक बहुत बड़ा शर्मिंदगी थी। और मुझे लगता है कि इसने ये दिखाया कि यूक्रेन इस पर चुप नहीं बैठा है। वह कह रहा है कि हम भी यह खेल खेल सकते हैं और जोखिम के स्तर को उस हद तक बढ़ा सकते हैं जो मेरे लिए अस्वीकार्य और महंगा होगा। रूस को भी 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन क्या प्रतिबंध लागू करने के लिए तैयार हैं अगर राष्ट्रपति उन्हें इस्तेमाल करना चाहें? मैंने पिछले सप्ताहांत लिंडसी ग्राहम से बात की थी और मुझे लगता है कि वे तैयार हैं, वे लागू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसे रूसी प्रतिबंध अधिनियम 2025 कहा है, और मुझे लगता है कि उन्होंने उन्हें तैयार कर लिया है और लागू करने के लिए तैयार हैं। वे काफ़ी कठोर हैं। आतंक, पेट्रोलियम उत्पादों पर 500% जैसी चीज़ों को देखते हुए उन लोगों की तरफ कांग्रेस में और वो व्हाइट हाउस में एक ही हैं। वे 2 अलग-अलग प्रतिबंधों के पैकेज नहीं हैं? नहीं, वे दोनों एक ही हैं। समझ गया। और ये इसलिए क्योंकि रूस एक पेट्रो स्टेट है और उनकी बहुत सी कमाई इससे आती है।